वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की हमारी वीडियो रहेगी एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आपके पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्थायी बंदोबस्त और महालवारी जो बंदोबस्त के बीच का भेद बताइए। ये क्वेश्चन बेटा हर बार पूछा जाता है स्थायी और महालवारी के अंदर, तो इसको कैसे करना है वो अभी देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त, इस व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के जमींदारों के साथ भूमि कर वसूल से संबंधित एक स्थायी समझौता किया। ठीक है, स्थायी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही टिका हुआ। और क्या थे ये सारे ना, आपको मैं बता देती हूँ। महालवारी और स्थायी बंदोबस्त, इन दोनों का क्या था, ये कर व्यवस्था थी। किससे कर लिया जाता था? किसानों से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार आप लोग इस क्वेश्चन को भूल जाते हो, नहीं करके आते, छोड़ के आ जाते हो कि समझ नहीं आया। देखो मैं आज आपको अच्छे से समझाती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ये जो देखो स्थायी बंदोबस्त है ना, इसमें क्या किया था आपको पता ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उसने भारत को अपने अधीन कर लिया था और उस कंपनी ने बंगाल के जमींदारों के साथ भूमि कर वसूल से संबंधित एक स्थायी समझौता किया। अब देखो ये कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। ठीक है, बंगाल की भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। तो जो वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट, तो वो जाते नहीं वहाँ पे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो नहीं जाते थे। उन्होंने क्या किया, उनके वहाँ पे जमींदारों को छोड़ दिया। ठीक है, और जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों से कर लेते थे और उसको जो था वसूल करने के लिए उन्होंने एक स्थायी समझौता किया। किसके अंदर? स्थायी बंदोबस्त के अंदर। ठीक है, वहीं हम मालवारी की बात करें, इस व्यवस्था में भूमि राजस्व बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक गांव को महल बनाकर गांव के साथ समझौता किया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे कौन कर ले रहा था? जमींदार। और यहाँ पे क्या किया उन्होंने, क्या कर दिया कि पूरा का पूरा एक गांव बना दिया और उसमें कहा कि हमने एक नाम दे दिया महल। ठीक है, महल उसको नाम दे दिया, उस गांव को नाम दे दिया कि एक एरिया था जिसको महल का नाम दिया और हम आपसे ही पूरे गांव से ही इकट्ठा कर लेंगे। तो देखो यहाँ कर कौन ले रहा है? जमींदार। और यहाँ जो है एक गांव से डायरेक्ट कर लिया जा रहा है। दोनों में फर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका हम। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लगाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था 1793 में। ठीक है, महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत वर्ष 1822 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। दोनों का याद रखना, डेट कब कब हुआ था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल और बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कहाँ था? बंगाल और बिहार में। महालवारी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। ठीक है, ये चीज भी याद रख लेना कि इसको कहाँ कहाँ पे लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को सरकारी खजाने को एक निश्चित राशि जमा करनी थी। देखो यहाँ पे मैंने आपको पहले पॉइंट में बता दिया था कि जो पैसा जो इकट्ठा होता था वो कौन लोग करते थे? पैसा मतलब जो कर इकट्ठा करते थे वो कौन करते थे? वो करते थे जमींदार लोग। ठीक है, तो जमींदारों को ही सरकार के खजाने में निश्चित राशि तो देनी पड़ेगी, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भाई इतना तुम्हें इतने साल में जमा कराना है, तो वो उतना कराएंगे और उनको मुनाफा मिलेगा। तो वो किससे करवाएंगे? वो करवाएंगे किससे? किसानों से। तो शोषण तो किसानों का ही होने वाला है ना। और महल में सभी मालिक राजस्व की राशि का भुगतान के लिए जिम्मेदार थे। अब महल में क्या था, महलवारी प्रथा में, कि एक पूरा गांव जो था ना वो पूरा ही अपने ऊपर ही था कि भाई अगर उन्होंने डिसाइड किया कि इतना जो जमा करवाना है हमने कर, तो वो पूरा गाँव ही उसको जमा कराएगा। ठीक है, सरकारी खजाने में राशि जमा करने की वजह से जमींदार उस भूमि के मालिक हो जाते थे। ठीक है, क्या होता था कि जब जमींदार वो सारा का सारा कर वहाँ पे जमा कराते थे, कहाँ पे जमा कराते थे? सरकार के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो कहीं ना कहीं पे वो उस भूमि के मालिक बन जाते थे, किसानों को वो मालिक नहीं रहने देते थे। महलवारी का आधार महल व संपत्ति था। ठीक है, तो महल व संपत्ति, महलवारी में क्या था कि जो उनकी संपत्ति का अधिकार था वो गाँव के लोगों को ही दिया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके आना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि हर बार पूछा जाता है। चलो इसी में से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कई बार आया हुआ है एग्जाम में, वो भी अभी देखते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया? देखो भू राजस्व का मतलब होता है टैक्स यानी कर। ठीक है, आप ये भू शब्द समझ के ना परेशान हो जाते हो कि ये क्या चीज़ है। चलो मान लो आपको ये आता ही नहीं, सिर्फ ये देखो किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। आपको पता ही है जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया था तब किसानों की स्थिति जो थी ना बहुत दयनीय हो गई थी, बहुत लाचार हो गए थे बेचारे। तो क्वेश्चन में जहाँ आपको किसानों के बारे में कुछ भी मिले ना, तो यही वाला आंसर उठा देना। ठीक है, कैसे करना है?
18वीं सदी में भारतीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ठीक है, सबको पता है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो सब लोग कृषि ही करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व बढ़ता गया। अब लोगों को लालच आ गया, किसको? किसानों के जो थे वो क्या कहते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको लालच आ गया और उन्होंने जो था किसानों पर और एक्स्ट्रा कर लगाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था किसानों के लिए कठिनाई का कारण बनी, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा टैक्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, किसान बेचारे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कठिनाइयाँ आने लगती है, क्योंकि देखो कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है ना, तो इस कारण क्या होता है कि कई बार फसल खराब हो जाती है। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने जो कर डिसाइड किया हुआ था वो तो देना ही देना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी दो। ठीक है, तो इसके लिए उनको कठिनाई हो गई। वे अपनी नीतियों और युद्ध अभियानों के लिए किसानों से धन निकलवाते थे, क्योंकि किसानों से धन कैसे निकलवाएंगे, किसानों का जो क्या कहते हैं खेती करने का जो था तरीका और खेती से जो उन्हें मुनाफा होता था उसी से वो उनसे धन निकलवाते थे। इसी समय फसलों का उत्पादन उपभोग के लिए नहीं किया जाता था। फसलों का उत्पादन उपभोग मतलब सिर्फ खाने के लिए नहीं, हम गेहूं क्यों उगाते, चावल क्यों उगाते, दाल क्यों उगाते, खाने के लिए तो उगाते हैं, लेकिन कह रही इसका उत्पादन केवल उपभोग के लिए, खाने के लिए नहीं, फसलों को बाजार में बेचने के लिए उगाया जाता था, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, क्योंकि उन पे प्रेशर डाला जाता था कि आप ये वाली खेती करो, जिससे क्या होगा आगे जो है क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि भारत का जो ढांचा था, जो उन्नत ढांचा था, उसको उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। आगे देखते हैं। किसानों से उनकी जमीन का मालिकाना हक ले लिया गया तथा वे कर्जदार बन गए, जिससे खेतीहर मजदूर की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अब देखो क्या होता है कि जब खेती में बारिश ज़्यादा हो जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है तो बेचारा किसान जो है वो कर नहीं दे पाता है ना। ऐसा होता मान लो 1 साल हो गया, 2 साल भी हो गया, 3-3 साल भी लगातार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। किसान के परिवार को जो है गुजारा करना मुश्किल होता है। उस बीच में ऊपर से कर जो होता है तो क्या करता है, वो अपनी भूमि को क्या करता है, गिरवी रख देता है। अब क्या करेगा, कर चुका नहीं पाया तो टैक्स तो देना पड़ेगा उसको। तो जब वो भूमि का कर नहीं उतार पाता तो उसकी जो है जमीन को जब्त कर लिया जाता है, और वो जो खेतीहर मतलब मजदूरों की संख्या, उनसे उनके खेत जो है वो छीन लिए जाते हैं और ऐसे वो मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बेटा ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन करो। 4 पॉइंट है, चारों को अच्छे से याद कर लेना, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी दोनों को याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कराए हैं, और ये जरूर करके जाना। और मैंने आपको बता ही दिया तरीका, जहाँ आपको ये पॉइंट दिखाई देना कहीं पे भी कि ये उसमें उस पॉइंट को डाला गया है तो आप उसको उसके अंदर ये सारी बातें लिख के आ जाना। ये मत सोचना कि आप गलत लिख रहे हो, गलत कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने वो पॉइंट वहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।